Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement, Session 1.1, continue. So in previous session, we have seen the concept of attestation. क्या किस प्रकार अटेस्टेशन की सेक्शन 3 में क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं. अटेस्टेशन का हमने हिस्ट्री देखी कि 1882 में जब एक्ट बना था तब एक्ट में अटेस्टेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. उसके बाद 1912 में जो केस हुआ था शमू पत्थर केस, उसके बाद 1926 में अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया था सेक्शन 3 में. अटेस्टेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है, इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है. हम एक बार अटेस्टेशन को टॉपिक्स जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या अटेस्टेशन में हमने पढ़ा है. पहली बात, देयर मस्ट बी 2 और मोर विटनेसेस फर्स्ट. दूसरी बात, दे मस्ट सीन द एग्जीक्यूटेंट, जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको अफिक्स मार्क और साइन. अफिक्स मार्क मतलब अंगूठा लगाना. अफिक्स मार्क और साइन या तो उनकी प्रेजेंस में जो एग्जीक्यूटेंट है वो ट्रांसफ़र जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर साइन करे या मार्क अफिक्स करे, या फिर कोई अदर पर्सन ऐसा कर रहा है जो एग्जीक्यूटेंट को करना चाहिए, साइन करना चाहिए या मार्क अफिक्स करना चाहिए अपना, कोई अदर पर्सन कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट. एग्जीक्यूटेंट डायरेक्शन कर रहा है, वो तीसरा व्यक्ति उस पर साइन या मार्क कर रहा है, और प्रेजेंस किसकी है, 2 या 2 से अधिक विटनेसेस की. तो ये हो गया. उसके बाद अगर पहले से ही ट्रांसफ़र हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट उस पर या पहले से ही साइन हो चुके हैं, तो वो साइन के लिए एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा एग्जीक्यूटेंट के द्वारा. किसको? विटनेसेस को. सेकंड पॉइंट ये हो गया. थर्ड पॉइंट ये हो गया. उसके बाद थर्ड है कि जरूरी नहीं, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कि अब विटनेसेस को साइन करने होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सक्यूजेंट. इम्पोर्टेंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस एक ही समय पे साइन करें एट द सेम टाइम. बस ये ज़रूरी है कि विटनेस जब साइन करे तब जो व्यक्ति एक्सक्यूजेंट है वो उपस्थित होना चाहिए. यही डिफरेंसेस हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में. कुछ 2 डिफरेंस है. पहला तो इंग्लिश लॉ में पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि विटनेसेस के सामने ही साइन करने होंगे एक्सक्यूजेंट को या फिर दूसरे पर्सन को. विटनेसेस जब तक देखेंगे नहीं उससे पहले आप साइन नहीं कर सकते. ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन उन दोनों के सामने ही होना चाहिए. बट इंडिया में ट्रांसफ़र पहले हो सकता है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस विटनेसेस के सामने होगी. इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ में, ये है कि विटनेसेस दोनों एट द सेम टाइम साइन करने चाहिए एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में. बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि विटनेसेस जरूरी नहीं है, 2 या 2 से अधिक जितने विटनेसेस हैं एक ही समय पर उपस्थित रहें. साइन कर सकते हैं, वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूजेंट की प्रेजेंस जरूरी होनी चाहिए. ये हमारा अटेस्टेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था. उसमें 2 केसेस हैं. कुंदनलाल वर्सेस अशरफी बेगम. इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने बोला था कि विदाउट सीइंग फेस पर्सन कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई. जो विटनेसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस के द्वारा ही पहचाने, जेस्चर्स के द्वारा भी पहचाने जा सकते हैं. तो सिर्फ फेस, सीइंग द फेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ये कॉन्सेप्ट था. इसके अलावा नेक्स्ट केस था राव गणपत प्रसाद वर्सेस कस्तूरी प्रसाद. इस केस में क्या हुआ था कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो देयर कैन बी, आफ्टर ट्रांसफर ऑल्सो देयर कैन बी रजिस्ट्रेशन इफ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड. वही सेम चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की है कि ट्रांसफ़र पहले ही हो चुका है, मतलब सिग्नेचर पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उस दौरान विटनेसेस जरूरी होते हैं, प्रेजेंट होना जरूरी नहीं. ट्रांसफ़र के समय विटनेसेस प्रेजेंट हों.
ट्रांसफ़र पहले हो सकता है, जैसे ही उसने साइन किए ट्रांसफ़र हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसके बाद जब विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं तो विटनेसेस को पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है, उससे उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस विटनेसेस के प्रेजेंस में पूरी की जा सकती है। एक इसमें एक लीगल टर्म आई है, आप लिख लीजिएगा उसको, एनिमो अटेंडेंडी, ANIMOATTESTANDI, एनिमो अटेस्टेंडी। इसका मतलब ये होता है कि इंटेंशन टू अटेस्ट, इंटेंशन टू ऑथेंटिकेट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर ट्रांसफ़र किसी चीज़ को करना है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो बाद में हम देखेंगे हम, लेकिन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस समय अटेस्टेशन जरूरी है। और अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, हमने सेक्शन 3 में देखा है क्या क्या प्रोसेस है। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, बस कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा इसका मतलब ये है, अटेस्टेशन का जो विटनेसेस का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है इंटेंशन टू ऑथेंटिकेट, कि हाँ ये ट्रांसफ़र जो है एक वैलिड ट्रांसफ़र है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं नोटिस के। नोटिस अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 3 प्रकार के हैं, हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला है एक्चुअल नोटिस, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इनका क्या मतलब है, नोटिस का कॉन्सेप्ट कैसे आया। सेक्शन 3 में हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, दूसरा आ गया हमारा अटेस्टेशन, और तीसरा आ गया नोटिस। नोटिस का क्या मतलब है, लेट्स, जब आपने कंपनी लॉ में एक शब्द सुना होगा, ड्यू डिलिजेंस। आप 10th सेमेस्टर में हैं तो आपने कंपनी लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है, या जनरली वे में अगर हम बात करें, कि अगर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जनरली भी हम कोई छोटी मोटी चीज़ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को देते हैं, तो उससे पहले उस चीज़ से रिलेटेड या जो भी पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जानकारी लेते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उस जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमारे पास, हम जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार काम करती है, इससे फ़ायदे क्या हैं, इससे नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें जो की जाती हैं उसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रोसेस को ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। ये जनरली कंपनी लॉ में होती है, जब वाइंडिंग अप या कोई भी कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, मर्जर अमलगमेशन चैप्टर 15 में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट में, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जॉइंट वेंचर करती है, जो भी कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करती है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, ए से रिलेटेड बी को चाहिए, बी ड्यू डिलिजेंस करता है और बी की ड्यू डिलिजेंस ए करता है, सारी जानकारी, जिससे एक बैकग्राउंड पता लग जाए, जिससे कि अगर कोई ट्रांसफ़र के दौरान कोई भी फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है ट्रांसफ़र को, उस फैक्टर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नोटिस 2 प्रकार का है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, 3 प्रकार का है, हम 2 प्रकार का पढ़ेंगे, थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला है एक्चुअल नोटिस। एक्चुअल नोटिस जनरली है कि अगर आप किसी को अगर आप किसी चीज़ मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक्चुअल नोटिस आपको जनरली होना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये कंडीशंस हैं, ट्रांसफ़र इस चीज़ का हो रहा है, वो एक्चुअल नोटिस होता है। उसके अलावा सेकंड टाइप में है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Objective of notice is that person knows about the errors or defect of the facts, कि आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि क्या ट्रांसफ़र से पहले कोई डिफेक्ट है या एरर आ सकती है, भविष्य में आ सकती है, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी लेने का जानकारी होने के लिए एक नोटिस नाम का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको मान ली, कंस्ट्रक्टिव मीन्स डीम्ड टू बी हैव द नोटिस, हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी थी। क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है विलफुल एब्सटेंट। मतलब क्या है,
विलफुल एब्सटेंट का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, मान के चलिए ए और बी का ट्रांसफ़र है, ए वर्सेस बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, मूवेबल मूवेबल कोई भी। अब जो ट्रांसफ़र की नेचर ऐसी है जिसमें ए मान के चलिए ट्रांसफ़र कर रहा है और बी उस चीज़ को ले रहा है थ्रू कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट ए का है और बी कंसिडरेशन देगा। जब ए ट्रांसफ़र कर रहा है तो ए को ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या क्या इंक्वायरी हो सकती है, या बी जो खरीद रहा है उसको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि मैं जब कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो इस चीज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, राइट्स या ऑब्लिगेशंस हैं, उन चीज़ों की उसको एक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, तो उससे रिलेटेड उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं ये चीज़ खरीदूंगा तो इसके साथ साथ क्या क्या मेरे को राइट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ क्या मेरे को ऑब्लिगेशंस मिलेंगे। नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे आप किसी रेंट पे कोई कमरा लेते हैं, कोई रूम लेते हैं, पीजी लेते हैं, तो आप जनरली पूछते हैं कि भाई कितनी सीटर बेड है, मेरा बेड ये होगा, मेरा एरिया ये होगा। उसके अलावा पंखे, लाइट वगैरह का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कौन पे करेगा एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा, या फिर वाटर बिल कौन पे करेगा। ये सारी चीज़ें मान ली जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं कि जब भी आप कोई ऐसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर इसका विलफुल एक खुद ही विलफुल एब्सटेंट कर लिया है अपने आप को कि ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो जाननी चाहिए ए या बी को, वो उन्होंने नहीं जानी, अपने आप को एब्सटेन कर लिया, बिलफुली वॉलेंटरी। ये डिफेंस कभी भी अगर ट्रांसफ़र में बाद में एरर आती है तो ए पार्टी बी पार्टी को ये कह सकती है, या कोर्ट में ये कहा जा सकता है कि ये कंस्ट्रक्टिव इन नेचर था। एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी ए ने बी को कोई एक लैंड बेचा। अब बी का ये बी की ड्यूटी है कि लैंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि कितने वर्ग गज का है, या जो भी उसका कितने एरिया है, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, या फिर उस पर मान के चलिए एग्जांपल ट्री है, उस पर 10 या 10-12 ट्री उस लैंड पे हैं। तो जब ए और बी के बीच में ट्रांसफ़र हुआ, तो जब मैंने आपको सॉइल वाला मैक्सिम बताया था तो उसमें बताया था कि सॉइल के साथ सॉइल से रिलेटेड सारी चीज़ें चली जाती है, वो सॉइल ही मानी जाती है। अब ए बी को ये नोटिस कंस्ट्रक्टिव है कि जब वो खरीदेगा कोई भी ज़मीन तो ट्रीज़ भी उसके साथ आएंगे। बट जब ट्रांसफ़र हो गया है तब ए ने ये कहा कि ट्रीज़ का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए थे, सिर्फ लैंड ट्रांसफ़र किया था। तो ए ट्रीज़ को जितने भी पेड़ थे उनको काट के ले जा रहा है। अब बी जब फाइल करेगा केस तो बी ये बोलेगा कि ए को ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि जब वो ज़मीन बेच रहा है तो उसके साथ साथ जितने भी उस पर पेड़ हैं या जो भी सॉइल से रिलेटेड है वो भी ट्रांसफ़र होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, लेकिन उसने उसको विलफुली एब्सटेन किया। तो ये डिफेंस ए नहीं ले सकता है कि मैंने अपने आप को विलफुली एब्सटेन किया तो ये ट्रांसफ़र इनवैलिड माना जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कॉन्सेप्ट है, उसमें पहला है विलफुली एब्सटेन। सेकंड, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर ट्रांसफ़र में किसी भी पार्टी की तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है तो वो ट्रांसफ़र इनवैलिडेट नहीं होगा। जो भी जिसकी पार्ट से नेग्लिजेंस हुई है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि नेग्लिजेंस है इसलिए ट्रांसफ़र को इनवैलिडेट किया जाए, नहीं। थर्ड है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन 1 में रजिस्ट्रेशन पार्ट है, एक्सप्लेनेशन 2 में एक्चुअल पोजीशन का पार्ट है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में नोटिस टू एजेंट। ये 3 एक्सप्लेनेशंस हैं सेक्शन 3 की ही, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है रजिस्ट्रेशन, एक्चुअल पोजीशन एंड
नोटिस टू एजेंट, ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को किस प्रकार पढ़ेंगे, कितने सेक्शंस हैं, क्या कितने चैप्टर्स हैं और किस प्रकार पढ़ना है, क्या मूवेबल पे अप्लाई होता है, क्या मूवेबल पे। थैंक यू।